एग्जाम में केडीडी प्रोसेस के ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसीलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है और उसके बाद ही तुम केडीडी प्रोसेस को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। और इसीलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है और उसके बाद हम केडीडी प्रोसेस के ऊपर जंप करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है, राइट। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक कस्टमर टेबल है। अब इस कस्टमर टेबल के अंदर ये सीरियल नंबर्स है, ये इन कस्टमर्स के नाम है, ये इन कस्टमर्स के एजेस है, ये वो प्रोडक्ट्स है जो इन कस्टमर्स ने परचेस किए हैं और ये वो प्रोडक्ट कैटेगरीज है जिन प्रोडक्ट कैटेगरीज को ये प्रोडक्ट्स बिलोंग करता है। दैट वियर्ड स्टफ। अब तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जो कस्टमर टेबल है ये बस इतना ही नहीं है, ये वर्टिकली भी एक्सपांड करता है, मतलब हजारों लाखों कस्टमर्स है। और ये जो कस्टमर टेबल है ये हॉरिजॉन्टली भी एक्सपांड करता है, मतलब बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी है। रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। रियल लाइफ में इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेबल्स होते हैं अक्रॉस सिस्टम्स, बट अभी के लिए तुम्हें इतना ही समझने की जरूरत है, ठीक है। अब तो ये हमारा कस्टमर टेबल है, तो अभी तुम मुझे बताओ कि क्या हम एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं जिसके मदद से हम ये पता लगा पाए कि इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एज या तो 30 या 30 के ऊपर है। क्या हम एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं? एंड द आंसर इज यस, हम डेफिनेटली एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं जिसकी मदद से हम ये पता लगा पाए कि इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एज या तो 30 या 30 के ऊपर है। 100% हम एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं। बट क्या हम एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं जिसके मदद से हम ये पता लगा पाए कि अगर किसी कस्टमर ने फैन खरीदा है तो व्हाट आर द अदर प्रोडक्ट्स ही इज मोस्ट लाइकली टू परचेस? क्या हम एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं? एंड द आंसर इज नो, द आंसर इज घंटा। हम ऐसी क्वेरी नहीं लिख सकते। तो ये जो चबर चबर मैंने अभी की है, इस चबर चबर से हमें ये पता लगता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब क्वेरी डालो, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेरी डालो और ये पता लगा लो इजीली कि इनमें से कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी एज या तो 30 या 30 अबव है। इजीली क्वेरी डाल के हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेबल नहीं है, जो डायरेक्टली हम क्वेरी डाल के एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसी इंफॉर्मेशन भी एग्जिस्ट करती है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेबल नहीं है, इस इंफॉर्मेशन को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए डेटा माइनिंग का हेल्प हमें लेना पड़ता है। तो डेटा माइनिंग यहां पे काम आता है। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हम करते कैसे हैं। देखो, डेटा माइनिंग के अंदर होते हैं अलग अलग एल्गोरिदम्स। इन एल्गोरिदम्स को हम इस डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं और वो जो हिडन इंफॉर्मेशन है उस हिडन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, एंड द ट्विस्ट इज कि उन एल्गोरिदम्स को हम इस डेटा के ऊपर ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इस डेटा को उन एल्गोरिदम्स के लिए रेडी करना पड़ेगा। जब हम इस डेटा को उन एल्गोरिदम्स के लिए रेडी करेंगे तब जाकर ही हम उन एल्गोरिदम्स को इस डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उस हिडन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। अब ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम इस डेटा को उन एल्गोरिदम्स के लिए रेडी करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। अब प्री प्रोसेसिंग क्या होता है वो केडीडी प्रोसेस के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। अब मान लेते हैं कि प्री प्रोसेसिंग के अंदर मतलब स्टार्टिंग में हमने इस डेटा को उन एल्गोरिदम्स के लिए रेडी कर लिया है। तो अभी ये डेटा उन एल्गोरिदम्स के लिए रेडी हो गया है। अब उसके बाद डेटा माइनिंग के उन एल्गोरिदम्स को ये जो डेटा रेडी है उस रेडी डेटा के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जिसको हम कहते हैं डेटा माइनिंग, ठीक है। और फिर जो हिडन इंफॉर्मेशन है उस हिडन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जो इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट किया है इस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है हिडन पैटर्न्स। अब ये जो हिडन पैटर्न्स होते हैं, इन हिडन पैटर्न्स को भी फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत होती है बहुत बार। तो इसलिए इन हिडन पैटर्न्स के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग भी किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर इन हिडन पैटर्न्स के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग किया जाता है और फिर जो फाइनल आउटपुट निकलता है, जो एग्जैक्टली वो चीज होती है जो हमारे यूजर को चाहिए, इस चीज को, इस फाइनल आउटपुट को कहा जाता है नॉलेज। और फिर वो नॉलेज उन यूजर्स को या जिसको भी चाहिए उसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो आखिरी का प्रोसेस है जिसके अंदर जो एक्सट्रैक्टेड हिडन इंफॉर्मेशन है जिनको हम हिडन पैटर्न्स कहते हैं उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग किया जाता है और फिर फाइनल आउटकम यूजर तक पहुंचाया जाता है, वो जो आखिरी का प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहा जाता है पोस्ट प्रोसेसिंग। अब अभी तक तुमने क्या समझा?
आतापर्यंत तुम्हाला काय समजलं? आतापर्यंत तुम्हाला हे समजलं कि डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है, ये तुमने समझा, और तुमने ये भी समझा कि ये तीन प्रोसेसेस क्या होते हैं, या ये तीन प्रोसेसेस क्या काम करते हैं, जिनके अंदर डेटा माइनिंग खुद भी है। ठीक है, अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि इन्हीं तीन प्रोसेसेस को अगर तुमने कंबाइन कर लिया तो इसी चीज को कहा जाता है केडीडी प्रोसेस। ठीक है, केडीडी प्रोसेस मतलब नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस प्रोसेस। ओके, अब एग्जाम में अगर एक्सप्लेन केडीडी प्रोसेस आया तो उसके अंदर ये सब नहीं लिखना है, उसके अंदर हम केडीडी प्रोसेस के अंदर डिटेल में जाएंगे जो हम आगे करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक जो मैंने कहा वो तुम अगर एग्जाम में आया एक्सप्लेन व्हाट इज डेटा माइनिंग तो वो तुम लिख सकते हो, वो सब जो भी अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया। बट अगर एग्जाम में आया कि एक्सप्लेन केडीडी प्रोसेस तो फिर क्या करने की जरूरत है वो अभी से मैं तुम लोग को समझाना चालू करूंगा। बट अभी से आगे जो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा उसके लिए ये सब समझना जरूरी था, इसलिए ये सब मैंने तुम्हें समझाया। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि केडीडी प्रोसेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूं। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाना है तो ऐसा करने के लिए आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लिखना है। और ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, अब बैक टू आवर टॉपिक। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये जो तीन प्रोसेसेस है जिनको कंबाइन करके जो प्रोसेस निकल के आता है जिसको हम कहते हैं केडीडी प्रोसेस, अगर इन्हीं तीन प्रोसेसेस को फर्दर डिवाइड किया इनटू स्टेप्स तो ये 7 स्टेप्स है। और इन 7 स्टेप्स में से जो पहले 4 स्टेप्स है वो प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स है। मतलब पहले 4 स्टेप्स में हम इस डेटा को उन डेटा माइनिंग के एल्गोरिथम्स के लिए प्रिपेयर ही कर रहे होते हैं। उसके बाद जो 5th स्टेप आता है वो डेटा माइनिंग का स्टेप होता है, मतलब बेसिकली वो ये स्टेप होता है। और उसके बाद जो आखिरी के 2 स्टेप्स होता है वो पोस्ट प्रोसेसिंग के स्टेप्स होता है। अब एक एक करके हम इन स्टेप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये केडीडी प्रोसेस का डायग्राम है। एग्जाम में तुम ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब हम इन स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अब सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के ऊपर जंप करते हैं, विच इज डेटा सिलेक्शन। डेटा सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने तुम लोग को बोला था कि ये जो कस्टमर टेबल है वो बस एक एग्जाम्पल है, बट इन रियल लाइफ बहुत बड़े बड़े टेबल्स होते हैं और बहुत सारे टेबल्स होते हैं अक्रॉस सिस्टम्स। ठीक है, तो अभी इतने बड़े डेटा के ऊपर थोड़ी डेटा माइनिंग अप्लाई करना होता है, इस इतने बड़े डेटा के एक छोटे पार्ट के ऊपर डेटा माइनिंग अप्लाई करना होता है, राइट। तो स्टेप नंबर 1 यानी कि डेटा सिलेक्शन के अंदर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से पार्ट के ऊपर डेटा माइनिंग अप्लाई करना है। ठीक है, अभी करते कैसे, एसक्यूएल क्वेरी की मदद से। अब हम डायरेक्टली इतने बड़े डेटा के ऊपर डेटा माइनिंग तो नहीं अप्लाई कर सकते, बट हम इतने बड़े डेटा के ऊपर एसक्यूएल क्वेरीज तो अप्लाई कर सकते हैं फॉर श्योर। तो एसक्यूएल क्वेरीज की मदद से हम वो डेटा कलेक्ट करते हैं या वो पार्ट ऑफ डेटा कलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर हमें डेटा माइनिंग अप्लाई करना है, और फिर जो वो पार्ट ऑफ डेटा है उस पार्ट ऑफ डेटा को एक टेबल के अंदर डालते हैं। ठीक है, और फिर ये वो डेटा होता है या ये वो पार्ट ऑफ डेटा होता है जिसके ऊपर हमें डेटा माइनिंग अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो डेटा सिलेक्शन के अंदर ये होता है। अब हम स्टेप नंबर 2 के ऊपर जंप करते हैं, विच इज डेटा क्लीनिंग। तो अभी डेटा क्लीनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, देखो अगर हमारे पास इतना सारा डेटा है तो ऑब्वियसली इस इतने सारे डेटा के अंदर सारी की सारी वैल्यूज एकदम एक्यूरेट नहीं होने वाली। कुछ नल वैल्यूज हो सकती है, कुछ मिसिंग वैल्यूज हो सकती है, कुछ इनएक्यूरेट वैल्यूज हो सकती है। इसे हम कहते हैं नॉइजी डेटा। तो अगर इसके अंदर नॉइजी डेटा है तो ये जो है ये इसका पार्ट ही है, तो इसके अंदर भी थोड़ा या कुछ ना कुछ तो नॉइजी डेटा होने वाला है। तो अगर यहाँ पे नॉइजी डेटा प्रेजेंट है तो इसके ऊपर फिर हम डेटा माइनिंग अप्लाई नहीं कर सकते। और ये क्यों, ये मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा। बट अगर यहाँ पे नॉइजी डेटा प्रेजेंट है तो इसके ऊपर हम डेटा माइनिंग अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए स्टेप नंबर 2 के अंदर इस डेटा को हम क्लीन करते हैं, मतलब उस नॉइजी डेटा को हम रिमूव कर देते हैं। तो डेटा क्लीनिंग के अंदर यानी कि स्टेप नंबर 2 के अंदर जो नॉइजी डेटा है उसको रिमूव किया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि अगर यहाँ पे नॉइजी डेटा प्रेजेंट है
तो हम डेटा माइनिंग क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर यहाँ पे नॉइज डेटा प्रेजेंट है और फिर भी हमने डेटा माइनिंग अप्लाई कर दिया, तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, वी आर नॉट श्योर कि वो रिजल्ट कितना एक्यूरेट है और कितना एक्यूरेट नहीं है। यू आर नॉट श्योर, वो जो रिजल्ट है वो इनएक्यूरेट भी हो सकता है, या उस रिजल्ट के इनएक्यूरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए सबसे पहले नॉइजी डेटा को रिमूव किया जाता है स्टेप नंबर 2 और फिर आगे बढ़ा जाता है। अब स्टेप नंबर 3 है डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है? देखो, ये जो डेटा है, ये डेटा किसी एक लोकेशन से आया हुआ डेटा नहीं है, ये डेटा मल्टीपल लोकेशन से आया हुआ डेटा है। नाउ बिकॉज दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस, दैट इज द रीजन व्हाई this data is not in a single standard format. Instead of that, this data is available here in multiple formats. क्योंकि ये डेटा बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स में यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए इस डेटा को एक सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्टेप नंबर 3 यानी कि डेटा इंटीग्रेशन के अंदर हम यही करते हैं। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम क्या करते हैं? स्टेप नंबर 3 के अंदर ये जो अलग अलग फॉर्मेट्स में डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, इस डेटा को हम सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप नंबर 3 में ये किया जाता है। अब स्टेप नंबर 4 के ऊपर हम जंप करते हैं, विच इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप नंबर 4 है, इस स्टेप के अंदर हम डेटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो फॉर्म डेटा माइनिंग के एल्गोरिथम्स के लिए सूटेबल हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टिंग ऑल द टेम्परेचर वैल्यूज into degree Celsius values because data mining algorithms are suitable for working with degree Celsius values। ये उसका एग्जाम्पल था। अब तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि जो पहले 4 स्टेप्स है, यहां तक हम प्री प्रोसेसिंग ही कर रहे थे, मतलब पहले 4 स्टेप्स तक डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स के लिए रेडी ही हो रहा था। अब पहले 4 स्टेप्स हो गया, यानी कि डेटा माइनिंग के एल्गोरिथम्स के लिए रेडी हो चुका है। अब हम स्टेप नंबर 5 के ऊपर जंप करेंगे, विच इज डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग यानी कि स्टेप नंबर 5, इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर वो जो प्री प्रोसेस डेटा है, जो अब डेटा माइनिंग के एल्गोरिथम्स के लिए रेडी हो चुका है, तो स्टेप नंबर 5 के अंदर हम डेटा माइनिंग के इंटेलिजेंट एल्गोरिथम्स को इस प्री प्रोसेस डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं और जिस इंफॉर्मेशन को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये जो एक्सट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है हिडन पैटर्न्स। अब ये हमने हिडन पैटर्न्स स्टेप नंबर 5 के मदद से एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब हम स्टेप नंबर 6 के ऊपर जंप करते हैं, विच इज पैटर्न इवैल्यूएशन। अब स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या होता है? देखो, मैंने तुम लोग को बोला था कि स्टेप नंबर 5 की मदद से हमें मिलते हैं कुछ हिडन पैटर्न्स। अब जरूरी नहीं है कि ये जो जितने भी हिडन पैटर्न्स हमें मिले हैं, इन हिडन पैटर्न्स में से सारे के सारे हिडन पैटर्न्स एंड यूजर के लिए यूजफुल हो। इनमें से कुछ हिडन पैटर्न्स एंड यूजर के लिए यूजफुल होता है और कुछ हिडन पैटर्न्स एंड यूजर्स के लिए यूजलेस होता है। तो स्टेप नंबर 6 के अंदर ये जो हिडन पैटर्न्स हमें मिले हैं, इन हिडन पैटर्न्स का इवैल्यूएशन होता है और जो हिडन पैटर्न्स एंड यूजर के लिए यूजफुल है, उन्हें कंसीडर किया जाता है और आगे भेजा जाता है। और जो हिडन पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो एंड यूजर्स के लिए यूजफुल नहीं होते, यूजलेस होते हैं, उन हिडन पैटर्न्स को डिस्कार्ड किया जाता है। तो स्टेप नंबर 6 के अंदर यही होता है। अब हम स्टेप नंबर 7 के ऊपर जंप करेंगे, विच इज विजुअलाइजेशन, या तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो नॉलेज प्रेजेंटेशन, या तुम मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर विजुअलाइजेशन एंड नॉलेज प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अब तुम देख लो। तो अभी स्टेप नंबर 7 के अंदर क्या होता है? अब स्टेप नंबर 7 के अंदर तुम्हें 2 पॉइंट समझने की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, ये जो हिडन पैटर्न्स हमें मिले हैं जो एंड यूजर के लिए यूजफुल है, स्टेप नंबर 6 के मदद से इन हिडन पैटर्न्स को कहा जाता है नॉलेज। वो हिडन पैटर्न्स जो एंड यूजर के लिए यूजफुल है, उसे नॉलेज कहा जाता है। अब ये जो नॉलेज है, इस नॉलेज को उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जो फॉर्म उस एंड यूजर को चाहिए। वो फॉर्म एक ट्री हो सकता है, वो फॉर्म एक ग्राफ हो सकता है, वो फॉर्म एक पाई चार्ट हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता है। तो बेसिकली एंड यूजर को जिस फॉर्म में वो नॉलेज चाहिए, उस फॉर्म में उस नॉलेज को स्टेप नंबर 7 में कन्वर्ट किया जाता है और फिर यूजर को दिया जाता है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा प्रोसेस है KDD का, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है KGG प्रोसेस। थैंक यू सो मच।